नमस्कार, मेरा नाम है विक्रम बिंदांजू। हम योगा पार्क गांधी विहार दिल्ली में हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, हम कुछ साथियों द्वारा बुक इन हैंड कैंपेन नाम से फ्री ओपन लाइब्रेरी की संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य है वैसे स्टूडेंट या वैसे व्यक्ति जो किताब खरीद कर पढ़ने में सक्षम नहीं है, किसी भी कारणवश से उनके हाथों में फ्री में किताब उपलब्ध करवाना। आइए बात करते हैं क्या है आज खास। बुक इन हैंड कैंपेन के साथ एक नई पहल की शुरुआत की जा रही है, जिसका नाम है बात किताबों की। जब बात किताबों की हो और वह किताबों के बीच ही होना चाहिए, इससे बढ़िया क्या होगा। जहां हम बात करेंगे उस किताब की हमारे आसपास तो है, पर हम सब की नज़रों से दूर है, बेजाना सा है, या वैसे किताब जो हमसे कुछ कहना चाहती है। और हम बात करेंगे किताबों से उनकी लेखकों की जुबानी। तो आइए मिलते हैं आज के हमारे मेहमान सुधांशु शेखर जी से। नमस्कार सुधांशु शेखर जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। आज की हमारी किताब है नॉमडिक चैंट्स, जिसे लिखा है सुधांशु शेखर जी ने। यह कविताओं और कोट्स का संग्रह है। हमारे सवाल 2 भागों में होंगे। हालांकि आप लेखक के साथ साथ संगीतकार भी हैं। पहले भाग में हम कोशिश करेंगे कि आपके किताबों से जुड़ी हुई बातें हो, और दूसरे भाग में आपके संगीत और जीवन से जुड़ी हुई बातें। तो हम सवालों का चर्चा शुरू करते हैं। आप सबसे पहले ये बताइए, जो आपकी यह किताब है, अगर कोई इसे पढ़ना चाहे तो कैसे पढ़ सकता है? इसे पढ़ने के लिए जैसे ये जिस प्लेटफॉर्म से निकाली गई है, जिस पब्लिशिंग जिससे वो पब्लिश हुई है, योर कोट एक राइटिंग ऐप है जी। तो वहाँ पे आप जा करके आप लिख भी सकते हो अपनी जो भी बातें हैं। अब उन्होंने प्रीमियम यूज़र्स के लिए आप शब्दों की सीमा नहीं है, आप लॉन्ग फॉर्म भी लिख सकते हो, निबंध भी लिख सकते हो। तो वहाँ पे मैं अपने विचार वगैरह लिखा करता था। तो वहाँ से जा करके ये उस प्लेटफॉर्म पे जा करके उसके लिंक के जरिए खरीद सकते हैं। पढ़ना चाहे वहाँ जो लिंक है जाकर खरीद सकते हैं, वहाँ से खरीद सकते हैं। जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था तो कोटेशन या जो कविताएं थी, उसके सबसे आखिरी में आपने अपने नाम की जगह जुनून ए सूफी लिखा। इसका क्या मतलब है? जुनून ए सूफी एक्चुअली जैसे जुनून ए सूफी मतलब जुनून ए सूफी मतलब मुझ पे सूफिज़म का जुनून है। अच्छा। तो सूफिज़म को बहुत लोग इस्लाम से जोड़ते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। सूफिज़म की पैदाइश अगर आप जाके देखो तो भक्ति काल में होती है। जैसे दादू, फ़कीर, नानक, कबीर, ये सब जो हैं वो सब सूफिज़म काल के कवि हैं। तो सूफिज़म मैं जब क्लास 4th में था जी, तो मेरी बड़ी बहन ने एक कैसेट लाया, ग्रेट नुसरत फ़तेह अली खान लाइव। अच्छा। और जब मैंने उसको सुना तो लगा कि कुछ अंदर से कुछ हो रहा है। मतलब बहुत छोटा था, लेकिन फिर जब मैंने सूफिज़म की फ़िलॉसफी पढ़नी शुरू करी तो उसमें मुझे पता लगा कि एक ऐसे मतलब भक्ति का एक ऐसा रूप है जिसमें संगीत और नृत्य के ज़रिए जो कहते हैं आप निर्वाणा या मोक्ष प्राप्ति की बात है। तो मुझे बड़ा रिलेटेबल लगा। और मैं एक गाना है सांसों की माला पे सिमरू में जी, हमने का नाम जी तो बहुत पहले सुनता था मैं। तो जब सुनता था तो उठ करके अपने आप ही लगता था, सूफिज़म में उसे बोलते हाल आ जाना जी। तो उस चीज़ को मैंने इसमें अपने पेन नेम में उसको डाला है, जुनून ए सूफी। अच्छा, ये बात है। जी। जब मैं किताब देख रहा था तो किताब के ऊपर जो आपने नाम रखा है नॉमडिक चैंट्स, इसका क्या मतलब है? जी, नोमैडिक चैंट्स नाम है इसका। नोमैड का मतलब होता है बंजारा। तो मैं जैसे बहुत उस चीज़ में मेरा यकीन नहीं है। जैसे लाओ त्से का एक कोट है, हैविंग नो डेस्टिनेशन आई एम नेवर लॉस्ट। मतलब कि जैसे मेरा कोई एक ठिकाना नहीं है ना। मतलब बंजारा क्या होता है कि कभी यहाँ कभी वहाँ कभी किसी और जगह। तो नोमैडिक तो मेरे जीवन के अनुभव, मैं किसी खास एक चीज़ के अनुभव को इसमें मैं संकलित नहीं कर रहा हूँ। मैं एक जगह मैं म्यूजिशियन भी हूँ, तो एक जगह मैंने कॉर्पोरेट पे जॉब भी किया, एक जगह मैं भी विद्यार्थी था, अभी भी हूँ। उन सवालों पे आऊँगा। जी। तो नोमैडिक चांट्स तो मतलब मैं अपने आप को एक नोमैड मानता हूँ। अच्छा। और चांट्स का मतलब है मंत्रा, या फिर जैसे आप कुछ चांट करते हो, रिपीटेटिवली बोलते हो, तो उसके लिए तो मैंने अपने शब्दों को चांट्स का नाम दिया। तो मेरी जो एक बंजारे की बात है एक तरीके से। जी। इस किताब के पीछे मैं जब देखता हूँ तो आप एक मुद्रा में बैठे हैं, शायद मेडिटेशन की मुद्रा है। इस फोटो का क्या राज है? जी, तो ये मैं ऋषिकेश गया हुआ था एक टीम के साथ, जहाँ मुझे म्यूज़िक को कंडक्ट करना था। एक सेमिनार होता है, तो मुझे सूफ़ी म्यूज़िक पे कंसर्ट करना था वहाँ पे। और वहाँ जनरली फॉरेनर्स आते हैं, तो मुझे उनको सूफिज़म के बारे में बताना था, सूफ़ी म्यूज़िक के बारे में एक डिस्कोर्स लेना था। तो गंगा का किनारा था, और गंगा के किनारे मैं सच बताऊँ तो जब मैं वहाँ पे गया था तो ऐसे ही लगा कि मुझे यहाँ पे
ध्यान की मतलब एक वो आ रही है, एक फीलिंग आ रही है। तो मैं बस बैठ गया था और वहाँ पे किसी ने ये फ़ोटो क्लिक करी तो मुझे अच्छा लगा, टाइटल से रिलेटेड भी है, जो उन्होंने सूफी नोमैडिक चांट्स एटसेट्रा, तो मैंने इसको डाल दिया था इसमें। बिल्कुल जी। आपकी जो ये किताबें हैं इसमें लगभग 48 के आसपास कविताएं और कोट्स है। समय की बाध्यता ना होती तो हम एक एक पे चर्चा करते हैं। जी जी। फिलहाल मैं कुछ कोट्स को नोट डाउन करके रखा हूँ, मैं उन पे चर्चा करूँगा। मैं कुछ पढ़ूँगा और आप अपने भाषा में उसको समझाएंगे जी। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। हालांकि आपने इंग्लिश में लिखा है, मैं इंग्लिश में ही बोलता हूँ। लव bothers us because we try to understand it more than to feel it। यह किस सेंस में आपने लिखा, ये क्या कहना चाहते हैं आप? जी, एक्चुअली ये क्या है, लव बॉदर्स अस बिकॉज वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट मोर देन वी फील इट, राइट जी। कहने का मतलब प्यार हमें परेशान क्यों करता है, क्योंकि हम उसे समझने की कोशिश ज़्यादा करते हैं, महसूस कम करते हैं जी। अब जैसे अब आप अगर क्या है कि आपको किसी भी चीज़ से प्यार है जी, तो अगर आप उसकी मेंटल एनालिसिस में चले जाते हैं ना तो आप फिर एक रिज़ल्ट की ओर बढ़ने लगते हैं जी। जैसे अगर किसी साधारण जैसे प्रेम प्रसंग की बात करें जी, तो क्या होता है कि हमेशा हम उसके रिज़ल्ट को देखते हैं शादी के तौर पे, लेकिन वो क्या है, हमें अनुभूति हमारे अंदर क्या पैदा कर रहा है उस चीज़ को हमें मतलब वो एक कंडीशनिंग है जो हमें उस रिज़ल्ट की ओर प्रवृत्त कर रहा है, लेकिन हमारे अंदर अनुभव कैसे पैदा कर रहा है। अब जैसे मैं पेड़ पौधों की बात करूँ, बिल्कुल, मतलब ठीक है मुझे बागवानी पसंद है, अच्छा, मुझे पसंद है, प्यार है मुझे बागवानी से, बिल्कुल, तो मुझे अच्छा लग रहा है, मैं करूँगा, राइट। ओके। अब अगर मैं उस चीज़ की एनालिसिस में चला जाऊंगा कि यार बागवानी करके मुझे प्राप्त क्या होगा या फिर मुझे बागवानी में क्या क्या मतलब पैरामीटर्स एटसेट्रा एटसेट्रा, तो प्यार कहीं पीछे छूट जाता है। बिल्कुल, तो इसलिए मैंने कहा उसे फील करना जरूर, चाहे मैं संगीत कर रहा हूँ, बिल्कुल, संगीत की भी अपनी विधा है, उसकी एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे महसूस अच्छा हो रहा है तो मैं करना चाहूँगा। उसको अगर मैं समझने की कोशिश करने लग जाऊँ कि मैं क्यों अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, तो फिर हो सकता है मेरा उससे धीरे 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 जुड़ाव हो जाए, उससे डीमोटिवेट आदमी होना शुरू हो जाता। तो इस कोट का मतलब ये है। मैं भी काफ़ी प्रभावित हुआ इस कोट्स को पढ़कर। अगला कोट्स है डियरेस्ट वुमन ऑफ माई लाइफ। हालांकि ये लंबा चौड़ा है, आप इसको अपने भाषा में बताएं। जी जी। डियरेस्ट वुमन ऑफ माई लाइफ, इसमें मतलब किसी एक महिला की मैंने चर्चा नहीं की है जी। महिलाएं जिस जिस रूप में मेरे पास आई है, जैसे इसके एक जैसे ये लाइन है, हाउ डू यू डू दिस, जैसे यू डू दिस, यू आर द रेज ऑफ होप एंड लव दैट इल्यूमिनेट्स माई वर्ल्ड इवन इन द डार्केस्ट आवर। जी, मतलब जब मैं अंधेरे से अंधेरे मतलब उसको संसार के अंधेरे से अंधेरे कोने में था, उस वक्त भी कुछ महिलाओं ने मेरे जीवन में प्रकाश लाया। और हाउ डू यू डू दैट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मतलब कि वो कैसे ये करती हैं, उनके लिए बड़ा सहज है। जी, जो मेरे जीवन में जिन महिलाओं का सकारात्मक योगदान है, माँ के रूप में हो गया, बहन के रूप में हो गया, जी जी, मित्र के रूप में हो गया, तो ये चीज़ मेरे लिए अद्भुत है कि वो कैसे इस तरह की चीज़ कर लेती हैं। हम थोड़ा भी करते हैं तो दिखावा ज़्यादा करने लग जाते हैं, लेकिन वो निरंतर करते आ रही महिलाएं, मतलब मेरे जीवन में जिन्होंने प्रकाश लाया वो निरंतर करते आ रही जी। तो मैंने उनको डेडिकेट करके ये चीज़ लिखी थी, डियरेस्ट वुमेन इन माई लाइफ। इसी किताब में आपका अगला कोटेशन है, कंट्रोल इज नथिंग मोर देन एन इल्यूजन। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है जी। ये इल्यूजन है। आप एक धोखे में रहते हैं, हम एक धोखे में रहते हैं कि मैं किस किसी को प्रकार की धोखे की बात कर रहे हैं? तो धोखा मतलब जो हम अपने आप को देते रहते हैं। आप अगर गहराई से देखिए, आप किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल इज एन इल्यूजन, नथिंग मोर देन दैट। और यही इल्यूजन जो हमें ज़िंदगी भर छकाता रहता है कि हम किसी चीज़ को नियंत्रण में ला सकते हैं। और पता नहीं इस चीज़ को आप सोच के अगर गहराई से देखेंगे, इसको इतने कम समय में इसकी व्याख्या करना मुश्किल है, लेकिन कंट्रोल एक तरह का इल्यूजन है। आप सोचते हो कि मैंने किसी चीज़ को नियंत्रण में कर लिया, लेकिन वो होती नहीं, उसकी क्योंकि सीमाएं है ही नहीं। किसी चीज़ की आप सीमा का आकलन नहीं कर सकते। बिल्कुल, आपकी सोच की सीमा ही उस चीज़ की सीमा का निर्धारण कर रही है। तो अगर आपने सोचा कि मैंने चलो गिटार में इतना सीख गया तो मैंने इस चीज़ को साध लिया, लेकिन वहाँ मेरी सोच उसी सीमा तक जा रही है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैंने उसको साध लिया, लेकिन एक पे एक धुरंधर पड़े हुए हैं। बिल्कुल, इसलिए कंट्रोल इज एन इल्यूजन, नथिंग मोर देन दैट। बड़े बड़े जो व्यक्ति वो कहकर भी गए हैं कि हमारी जो ज्ञान की सीमा है बहुत छोटी है, मैं तो बस अभी सीख रहा हूँ। और इसी में आपका अगला कोटेशन है,
loneliness suffocates, solitude liberates. जी, लोनलीनेस एक ऐसी अवस्था है जो आपके अंदर तनाव पैदा करती है, लेकिन सॉलिट्यूड का क्या है, मतलब एकांत और अकेलापन। जी लोनलीनेस हो गया आपको अकेलापन, जी जो आपको नेगेटिव एक फीलिंग देता है। आप साथ के किसी के साथ हो तो आपको अकेलापन नहीं फील हो रहा है, लेकिन एक अवस्था ऐसी है कि आप साथ भी रहते हैं ना, तो आपको लगता है कि मैं कहीं अकेले कोने में जाके बैठूं, मुझे ये साथ संग ज़्यादा सुकून नहीं दे रहा, तो वो एकांत है जो जैसे किसी के meditation- सहारे। जी, तो लोनलीनेस सफोकेट्स, अकेलापन आपका दम घोट देगा, बिल्कुल लेकिन एकांत जो आप इच्छा करते हैं, समझ रहे हो ना। जी बिल्कुल और एकांत का अगर आप देखिए, एक एकत्व, एक अंत, आप इंडिविजुअलिटी को अपनी ख़त्म कर रहे हो। आप पूरे ब्रह्मांड के साथ अगर आप अपनी आइडेंटिटी को लिबरेट कर दीजिए तो आपको कभी एकांत फील ही नहीं होगा। बिल्कुल आपको अकेलापन कब फील होगा, यार मेरे ये साथी चला गया भाई, अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल मेरी वो प्रेमिका छोड़ के चलेगी, अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन एकांत जो है ब्रह्मांड के साथ एकत्व है। ये जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। हो सकता है, लेकिन ये मतलब अपने अनुभव की बात है। मैं भी एकांत बड़ा पसंद करता हूँ, अकेलापन नहीं, जी एकांत। बिल्कुल जी बिल्कुल। और अगला है इसमें आपका कोटेशन, व्हेन द पर्सन बिकम्स इम्पोर्टेंट देन द पर्पस करप्शन बिगिंस। बिल्कुल जी। जी, तानाशाही का जन्म ऐसे ही होता है। आप किसी भी व्यवस्था में चले जाइए, चाहे आप किसी भी पॉलिटिकल अवस्था में, किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस को देखिए, या आप घर में भी देखिए, किसी भी परिवार में जहाँ पेट्रियार्की हावी हो रही है, या मैट्रियार्की मतलब पितृसत्ता या मातृसत्ता कहीं हावी हो गई किसी परिवार में, तो वहाँ पे एक पुरुष या एक महिला महत्वपूर्ण हो जाती है, परिवार जो है वो गौण हो जाता है। किसी एक का डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जो ताकतवर आप होता है। किसी पॉलिटिकल प्रोसेस में देख लीजिए, किसी व्यक्ति विशेष की अगर महिमा ज़्यादा हो गई बजाय उस प्रक्रिया के, तो फिर वो तानाशाही का रूप लेकर के पूरे उसको खराब कर देती है, फासिज्म का रूप ले लेती है। जैसे हिटलर का ये ग्रुप था। किसी का आप ले लीजिए, आपको किसी में सब देखेंगे आप लेफ्टिस्ट लोगों में भी ये चीज़, सलवा जुदूम जो प्रक्रिया वहाँ पे क्या हुआ है, मतलब वो लेफ्ट उसी का है। जी। जब व्यक्ति महत्वपूर्ण होने लग जाता है किसी व्यवस्था से, तब वहाँ भ्रष्टाचार की शुरुआत हो जाती है। बिल्कुल जी, तो यही है व्हेन द काफी प्रोसेस। शानदार बातें जी। ये आपने लिखी है, कम शब्दों में बहुत गहरी बातें हैं। थैंक यू। और अगला कोटेशन है, वी आर वेस्टिंग मेजोरिटी ऑफ आवर लाइफ बाय ओनली फुलफिलिंग क्राइटेरिया। बिल्कुल। ये क्या जी। है? अब जैसे देखिए, क्राइटेरिया हमें क्या है ना, हम अपने जीवन को आंकड़ों में समेटते जा रहे हैं। जी अगर आप अपने बचपन से लेकर के अपने प्रौढ़ अवस्था तक का वो करेंगे, जैसे बचपन में नंबर है, आपने इतने % मार्क्स अगर नहीं लाए तो आपको यहाँ दाखिला नहीं होगा, और बच्चों के दिमाग में ये चीज़ बिठाया जाने लग जाता है कि आप अगर इतना मार्क्स नहीं ला पाए तो आप एक अपराधी हो गए। बिल्कुल और फिर जवानी में आप प्रवेश कर रहे हैं तो आपने अगर ये नौकरी नहीं ली बिल्कुल तो आप अपराधी हो गए। नौकरी से पहले तो उसके क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल नहीं कर पा रहे तो आप समाज के एक उस हिस्से से बिलोंग कर रहे जो कि आपको स्वीकार नहीं करेगा, समझ रहे हो, नजरिए से देखा गलत नज़रिए से देखेगा। और हम क्या कर रहे हैं, हम उस चीज़ के अधिकारी हैं। खुशी हर किसी का अधिकार, बिल्कुल जीवन हर किसी का अधिकार है, लेकिन यहाँ कहाँ क्या कहा जाता है, अगर ये क्राइटेरिया आप नहीं फुलफिल कर रहे हो तो आप ये मुझ पे कोई ये थोप नहीं सकता। बिल्कुल हो सकता है कि मैं एग्ज़ाम देने के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेगा या जो वो एग्ज़ाम दे रहा है उससे मैं कम खुश रहने का अधिकारी। बिल्कुल खुश रहना मेरा अधिकार। और हम मेजोरिटी वेस्ट क्या कर रहे हैं, तो फुलफिलिंग क्राइटेरिया, भाई हमें इतना नंबर लाना है, हम टेंशन में। ये जो आपने कोटेशन लिखा है, हमें लगता है कि आप अपने आप से रिलेट करके बिल्कुल ऑफ कोर्स। और क्योंकि हमें जहाँ तक पता है आपने MBA करा है, जी और अभी फिलहाल आप म्यूजिशियन और लेखक के क्षेत्र जी में जी हैं। बिल्कुल, मेरे जीवन की बात है। बिल्कुल जी और अगला कोटेशन है इसमें, इफेक्टिवनेस ऑफ ए डिसीजन मस्ट बी जज्ड बाय द प्योरिटी ऑफ द इंटेंट एंड नॉट बाय द आउटकम ऑफ द डिसीजन। जी ये जी एक्चुअली इसका आप थोड़ा सा रिलेशन लगा सकते हो गीता के श्लोक से, अच्छा कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जी प्योरिटी ऑफ डिसीजन मस्ट बी जज बाय द इंटेंट ऑफ इट, नॉट बाय द रिजल्ट ऑफ इट। जी ठीक है ना, मतलब इसका जिस्ट वही है। जी आप कोई काम करना शुरू करते हो तो आपकी नीयत उसमें क्या है। बिल्कुल सपोज आपने सोचा कि मैं 100 लोगों को आज पानी पिलाने का टारगेट, 100 प्यासों की मैं प्यास बुझाऊंगा। जी हो सकता है आप 100 की प्यास ना बुझा पाओ, 10 ही आदमी की प्यास बुझा पाओ। अगर उस चीज़ को लेकर के आप उदास हो जाते हैं कि यार मेरा टारगेट पूरा फुलफिल नहीं हुआ, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ गलत कर दिया। आपका इंटेंट जो था
आप एक भी आदमी को अगर पानी पिला पाए जी तो वो आपकी महारत है। और वही है गीता में, कर्म करो फल की चिंता मत करो। बिल्कुल मतलब मोर और लेस इसका उससे रिलेशन है। आपकी नीयत क्या, आपने पेड़, आप गुलाब उगाने का सोच रहे हो सकता है कि गुलाब ना उगे, जी मुरझा जाए, लेकिन हो सकता है वो बीज जो है खाद बन के किसी दूसरे के लिए काम आएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल आपका इंटेंट, आपकी नीयत जो है सर्वोपरि। बिल्कुल नतीजे दुनिया की नज़र में महत्व रखते हैं। ब्रह्मांड के हिसाब से सोचिएगा जी तो आपका कोई भी अच्छे नियत से किया गया काम बेकार नहीं जाएगा। बिल्कुल, इसका फल आखिर मिलता ही है। हाँ और लास्ट कोटेशन है, हालांकि इसमें तो लगभग 48 है। जी डोंट ट्राई टू कंट्रोल एनीथिंग एक्सेप्ट योर सेल्फ। जी ये हमें काफ़ी अच्छा लगा। हाँ, ये क्या है ज़रा बताइए आप। वही चीज़ है। मतलब आप मैंने कल एक इंग्लिश, मतलब रूमी जैसे शायर हैं, सूफी शायर, तो उनकी एक बहुत अच्छी मैं लाइन है, यस्टरडे आई वॉज अ फूल सो आई वांटेड टू चेंज द वर्ल्ड, जी टुडे आई एम वाइज सो आई वांट टू चेंज माई सेल्फ। जी हम ना दुनिया को बदलने की आपाधापी में बहुत रहते हैं, अच्छा लेकिन वो एक शायद गायत्री परिवार का किसका है कि हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। जी तो कंट्रोल हमें अपने चीज़ों को करना है। प्लास्टिक फेंका हुआ है, बहुत बहुत बेकार चीज़ है। अब हम झंडा लेकर के इसके लिए प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, वो भी एक तरीका है। बिल्कुल लेकिन क्या हमारे अंदर इतनी इंटीग्रिटी है कि हम अपने घर में ही ये फैसला करें कि मैं घर में ही प्लास्टिक की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करूँगा। बिल्कुल जब हमारे ऊपर कैमरा या न्यूज़पेपर वाले फोकस नहीं कर रहे हैं तो मैं उतनी ही शिद्दत से उस काउस को मतलब आगे बढ़ाऊंगा। तो बिल्कुल, कंट्रोल हमें अपना जितना हो सके, यानी आपको- शुरुआत खुद से। हाँ, बाहरी चीज़ों को नियंत्रण करने में ना फिर एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लगती है और बहुत जल्दी हम गुस्से में भी आते हैं। जी हम अपने जीवन में जितना कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे अपने आप को, बिल्कुल उतनी ही समाज में और उतना ही दुनिया में ज़्यादा मेरे ख्याल से खूबसूरती आएगी, शांति आएगी। हमने इस किताब पे चर्चा करा, काफ़ी शानदार किताबें हैं, हमने पढ़ा भी इस किताब को थैंक और हम चाहते हैं कि ये किताबें और लोगों तक पहुँचे, यू क्योंकि बहुत अच्छी किताबें हैं। थैंक यू ये तो ही आपके किताबों से जुड़ी हुई बातें। जी अब बात करते हैं आपके जीवन और संगीत से रिलेटेड बातें। जी कुछ सवाल पूछूंगा, जी आप जवाब दीजिएगा। हाँ। पहला तो यही सवाल कि आपको आपका जो लिखने का प्रेरणा है वो कहाँ से मिलती है और कैसे लिखते हैं? लिखने की प्रेरणा मेरी अभिव्यक्ति से जुड़ा हुआ है ये, क्योंकि मैं जिस परिवार में पला बढ़ा, इंग्लिश में उसे बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली। अच्छा घर में मम्मी पापा वर्किंग, भाई बहन एक कमरे में उधर बंद है, मतलब मेरी 2 बहनें थी और 2 भाई। अच्छा और हम लोग सब लोग काफ़ी महत्वाकांक्षी थे शुरुआत से, मतलब वही एक सिलसिला चल रहा था। जी तो कहीं ना कहीं सुनने वाला कोई नहीं था, तो उसकी वजह से फिर जब अपने आप को एक्सप्रेस करने की बात आती है, जी तो जब सुनने वाला कोई नहीं होता तो फिर हम कलम का सहारा ले लेते हैं। मैंने कलम का सहारा लिया, बिल्कुल संगीत भी उस चीज़ का एक सहारा ही बना। बिल्कुल। मैंने अपनी अभिव्यक्ति को फिर उस पर लिखना शुरू किया। ये हो सकता है मैं जिस चीज़ को जाहिर करना चाह रहा हूँ, सामने वाला उस चीज़ को सही से लेगा नहीं, लेकिन लिखने में मुझे आज़ादी है। मैं अपनी चीज़ों को जैसा सोच रहा हूँ, जैसा फील कर पा रहा हूँ, उसको लिख सकता हूँ। तो लिखने की तरफ रुझान ऐसे हुआ। जी बिल्कुल। और आपका अगला सवाल आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। आपका जो पढ़ाई हुआ है, आपने MBA कर रखा है, ठीक है, आपने कॉर्पोरेट में जॉब भी किया है, लेकिन फिर छोड़ दिया आपने, ऐसा क्यों? जी, उसके पीछे भी क्योंकि जैसे मैंने पढ़ाई करी, इसमें थोड़ा मेरे परिवार का योगदान है, अच्छे वे में जो योगदान है, मैं उस चीज़ की चर्चा कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे ऊपर कभी इस चीज़ की वो नहीं डाली, लायबिलिटी नहीं डाली कि तुम्हें, एक समय के बाद जब उन्होंने देख लिया कि मैं एज ए पर्सन क्या हूँ, अच्छा धीरे धीरे मेरे माता पिता को समय लगा जी मेरे व्यक्तित्व को, मेरी इंडिविजुअलिटी को पहचानने में। जी लेकिन उनकी तरफ से धीरे धीरे जब देखा कि ये जो करना चाहता है इसको मैं करने दूँ, जी तो उन्होंने मुझे इस चीज़ की आज़ादी दी। और देखिए, एक श्लोक है, सा विद्या या विमुक्तये, उसका इंग्लिश में कहा जाता है नॉलेज इज लिबरेशन। तो हमने ना शिक्षा को और विद्या को बड़े दायरे में कस दिया, बहुत सारे दायरों में, आंकड़ों में कस दिया है उसको। लेकिन मैंने विद्या जो भी अर्जित की है, मैंने बड़े अच्छे से अर्जित की है, और मुझे यही लगता है कि वो मुझे मुक्त करे तभी मेरी शिक्षा सार्थक है। बिल्कुल आपको बांध रही है वो शिक्षा, मतलब किसी एक्सटर्नल फाउंडेशन में, तो वो मर रही है आपकी शिक्षा, वो किसी काम की भी नहीं वो है। किसी काम की। तो मैंने MBA किया, ठीक है, मैंने अच्छे से किया, लेकिन अगर मेरा प्रोग्रेशन है, अगर MBA करके ज्ञान की प्राप्ति ऐसे होती है, ज्ञान की प्राप्ति से फिर वैराग्य भी उत्पन्न हो सकता है। वैसे भी हमने अभी तक जिन
जो भी बड़े लोगों को देखा है, उनका जो भी ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट रहता है उससे वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, कोई अलग ही फील्ड से वो चुनते हैं और वो आगे चले जाते हैं। वो एक सामाजिक या सांसारिक उस चीज़ का एस्पेक्ट है, लेकिन मैं बड़े अंदर से, जैसे मैंने बोला, अच्छा कर रहा था, अंदर करने की इच्छा जो है। जी काफ़ी अच्छा कर, प्रोग्रेस अच्छी हो रही थी, छोड़ दिया मैंने। बिल्कुल एक कहते हैं ना जर्नी इनटू द अननोन, बिल्कुल ये हिम्मत आना बहुत कम हो पाता है, क्योंकि सैलरी वैसी चीज़ है ना, जब आने लगती है तो वो एक एडिक्शन का काम करता है। और जो आसपास का जो वातावरण होता है वो भी हमें प्रेरित कर करता रखता है बांध के रखता है कि आप ये करो वो करो। तो मैंने इस चीज़ को इसलिए, और मेरे घर वालों का भी योगदान है कि उन्होंने मेरे ऊपर वो बंदिशें नहीं लगाई कि तुम्हें कमाना ही कमाना है। मेरे दोस्त यार मतलब उस चीज़ को ज़्यादा मतलब प्रेरित करते हैं, जी जैसे आप लोग भी अब उस चीज़ का हिस्सा बन गए कि जो मेरी इंडिविजुअलिटी को अप्रिशिएट करके कह रहे हैं कि चलो आगे बढ़ो, आप उस चीज़ को आगे कैरी ऑन करो। जी और वही चीज़ है, सा विद्या विमुक्ते बहुत अच्छी चीज़ है, नॉलेज इज लिबरेशन। अगर वो नॉलेज हमें बांध ही रहा है कि मैं सिमट के रह जाऊँ एक केबिन के अंदर या एक फाइलों के बोझ के तले मैं दब जाऊँ, तो वो शिक्षा का फिर वो पल्लवित नहीं हो रही है, वो पुष्पित नहीं हो रही है, उसका दम घुट करके फिर आपको कहीं ना कहीं अफसोस होगा कि यार मैंने ये क्यों किया। आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है यार मैंने जो किया वो मतलब गवा रहा हूँ, बिल्कुल, चाहे पैसा कितना आ रहा है। जी बिल्कुल। इसी में अगला सवाल है, आपने सबसे पहले क्या लिखा था? सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो मैंने क्लास 9th में एक कविता लिखी थी, अच्छा, लेकिन वो कविता मुझे याद नहीं है, वो भी मैं सच बोलना चाहूँगा। और उसी वजह से मतलब कि जैसे मैट्रिक होता है हम लोगों में, तो पढ़ाई का मेरे ऊपर वो था कि मुझे टॉप करना है मैट्रिक में, उस समय से आ गया था। अच्छा, और मैं क्या करता था ना कि मतलब समय, जैसे मैं चाहता था कि मेरा हर समय पढ़ाई में लगे, अच्छा, लेकिन बड़ा विचलित भी होता था अंदर से कि यार मैं मतलब ना अपने आप को उतना समय नहीं दे पा रहा हूँ पढ़ाई में। हमेशा लगता था जितना पढ़ रहा हूँ कम पढ़ रहा हूँ। अच्छा, तो वो पीड़ा अभिव्यक्त करने के लिए क्लास 9th में मैंने पहली एक कविता लिखी थी, लेकिन वो याद नहीं मुझे, कोई ना, लेकिन वो अगर आपको याद होती तो मैं अभी जी, लेकिन इसलिए मैंने कहा कि वो याद नहीं। अगर बात करें तो आपका सबसे पसंदीदा काम क्या है? लिखना, गाना बजाना या क्या? सबसे पसंदीदा काम अगर आप सच पूछो मुझसे तो मुझे वही, अगर आप जैसे मेडिटेशन की चर्चा कर रहे हो जी, तो मुझे एकांत में बैठना अपने आप के साथ वो सबसे अच्छा लगता है। अच्छा, मतलब सही बात है। जो जी, पहले मैं सोचता था कि मुझे संगीत अच्छा लगता है या लिखना, सब अच्छा लग रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा अगर आप कहो तो मुझे अभी जो मेरा अनुभव रह रहा है जॉब छोड़ने के बाद एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो मैं जब अपने आप के साथ होता हूँ तो बहुत आनंददायी होता है वो अनुभव। मतलब बाहरी वातावरण से बिल्कुल कट ऑफ, सारे तरह के इन्फ्लुएंसेस से हट करके अपने आप के साथ होता हूँ, बिल्कुल, तो वो बहुत आनंद देता है मुझे। जी, और मैं चाहता हूँ मैं उस चीज़ को हमेशा जारी रखता है। जी, ज़रूरत भी है ये। जी, जी, हम जो भी काम करते हैं कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई उद्देश्य छुपा होता है। जी, ठीक है, आप जो लिख रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है? जी। मेरा उद्देश्य, सही कह रहे हैं, मेरा उद्देश्य है, चाहे मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, मेरा उद्देश्य खुश रहना, बिल्कुल, जीवन के किसी भी परिस्थिति में खुश रहना, और वो भी किसी के ऊपर निर्भर होकर के नहीं। जो भी मेरा उद्देश्य, चाहे मैं लिख रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ या मैं संगीत कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं खुश रहूँ, हाँ जी, और वो किसी के ऊपर निर्भर होकर के नहीं, अपने आप के ऊपर। ये चीज़ ऐसी है जो मुझे निर्भरता, हाँ चलो कागज़ कलम की आवश्यकता पड़ेगी, हो सकता है संगीत करो तो आवाज़ की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन जैसे ईश्वर की जो बात कही जाती है तो उसका सबसे मतलब सबसे सही नाम जो बताया जाता है वो कहा जाता है सच्चिदानंद। अगर हिंदू माइथोलॉजी में कहते हैं तो सतचित आनंद। अच्छा, तो सच्चिदानंद जो सच्चा आनंद है, बिल्कुल, हम उसी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मेरा लक्ष्य वही कि ये नहीं कि मोक्ष, लेकिन सच्चा आनंद, जहाँ तक मैं उसकी अनुभूति कर सकता हूँ, बिल्कुल। संगीत करके मैं सच्चा आनंद मुझे मिल रहा है तो मैं इसको करूँगा। आप अपने साथ गिटार भी लाए हैं, जी, मुझे भी मन करता है कि मैं सीखूं, बजाऊं, जी, जी, हालांकि मुझे आता नहीं है। जी। आपने ये जो गिटार पहली बार कब बजाया और कैसे सीखा ये बजाना? ये 2007, अच्छा, पहली बार मैंने गिटार 2007 में मतलब छुआ था, अच्छा, और छिप छिप के सीखा था क्योंकि उस समय मेरे परिवार वाले परिवार इस चीज़ को हाँ विरोध करते थे? विरोध नहीं करते थे, लेकिन इनकरेज भी नहीं करते थे। और मैं भी एक ऐसे अच्छा। क्षेत्र से आया हूँ जहाँ सरकारी जॉब और इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ग्लैमर बहुत ज़्यादा हावी है। कहाँ से आप उसे? बेगूसराय। अच्छा, जी जी, जी, तो वहाँ पे क्या है कि जैसे सरकारी जॉब वगैरह के आपाधापी थी,
इंजीनियरिंग, मेडिकल, इन्हीं सब चीज़ों का वहाँ पे सुरूर चढ़ा रहता है लोग। अभी भी वैसा ही अभी भी वैसा ही है जी, मोरल। PSC SSC। तो कहीं ना कहीं मतलब छुप छुप करके म्यूज़िक कर रहा जी। था। तो 2007 में मैंने पहला गिटार छुआ था, पहला गिटार। फिर वहाँ से धीरे 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 जब पेरेंट्स को पता लग गया कि चलो इसका ये बहुत पैशन है, जी। और लोगों ने फिर इनकरेज करना शुरू किया, तो फिर इसको धीरे धीरे कैरी ऑन किया। आपने कुछ गाने भी लिखे हैं? जी जरा बताइए। जी, गाने वैसे तो मैंने कई लिखे हैं, लेकिन जो रिलीज़ किए मैंने अपने खुद के कंपोज करके, जी। गा करके कंपोज करके, तो 2 गाने हैं। एक तो मेरी एक मतलब एक्स या पूर्व प्रेमिका जो कह सकते हो आप। जी। तो कोरोना के समय उसके बारे में बड़ा वो उस गाने का नाम मैंने इंग्लिश में दिया लॉन्गिंग। अच्छा। लॉन्गिंग का मतलब होता है, जैसे आप मतलब उसको हिंदी में कैसे बताऊँ, चाह, जैसे आपको किसी बीते चीज़ की चाह हो रही, तो वो लॉन्गिंग कहलाता है। अच्छा। तो कोरोना में मैं था लॉकडाउन में, तो एक दिन ना अंदर से उसको कहते हैं ना टीस उठना, जी। कि लगा कि काश वो मेरे पास अभी होती, जो पूर्व प्रेमिका थी जी। तो वो वहाँ से मैंने उसके ऊपर लिखा था एक पहला गाना जो मैंने रिलीज़ किया। दूसरा जो रिलीज़ किया हुआ गाना, यहाँ ही एक सुंदर नाम से एक वाटर सप्लायर था अच्छा। जी। तो उसने पिछले 2022 में 21 में उसने आत्महत्या कर ली, और चाहे जैसा भी था, तो उसका हमारे जीवन में कुछ योगदान था। शायद पानी ही दे रहा था, या एज ए पर्सन वो बहुत अच्छा इंसान था, और मुझे पता नहीं था कि भाई उसके साथ क्या। और उसके दुकान का शटर गिरा हुआ रहता था, तो हम लोगों ने जानने की कोशिश नहीं की, बस ये था कि घर गया हुआ है। दूसरे किसी व्यक्ति से पता चला कि उसने सुसाइड कर लिया, और जिस दिन उसने सुसाइड किया था ना, उसी दिन अंदर से एक मतलब उसको एक डेडिकेशन के तौर पे ना वो निकल पड़ा, जो सिर्फ उसके रूप में उन तमाम लोगों को डेडिकेशन है जो किसी तनाव की वजह से, किसी परेशानी की वजह से इस अवस्था में चले जाते हैं, जो कि सुसाइड करने पे मजबूर हो जाते हैं जी। जी। तो 2 गाने जो मैंने लिख करके रिलीज़ किए, मैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ। अगर 2 गाने जो आपने लिखे हैं, पहले जो आपने अपनी प्रेमिका पे लिखी है, अगर पॉसिबल हो तो सुनाइए आप। जी जी श्योर। ये वो गाना है जो मैंने अपनी प्रेमिका के लिए लिखा था। सुनाइए। एक पैरा सुनाऊंगा उसका। जी बिल्कुल। मेरी पिया पिया है बड़ा बेदर्दी, दिल का दर्द न जाने है, हर जाई सौदाई है मेरी पिया बड़ा बेदर्दी। तेरी माथे की बिंदिया चुराती मेरी निंदिया, तू आजा पास मेरे, कर दे मुझको तो पूरा है मेरी पिया है बड़ा बेदर्दी है, बड़ा बेदर्दी, बड़ा बेदर्दी। ये कंपोजिशन भी काफ़ी सुंदर है आपका ये गाना। थैंक यू। आप इतना अच्छा गाते हैं, इतना अच्छा लिखते हैं, फिर भी जब मैंने आपको यूट्यूब पे ढूंढा आप नहीं मिले। आप सिर्फ इंस्टा पे है, किसी भी और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हमें नहीं दिखे। जेल में क्यों? नहीं, मैं एक्चुअली जैसा मैंने बताया, मेरा लक्ष्य है कि मैं खुश रहूं,
इस चीज़ को करके। और कभी कभी मैं यूट्यूब पे और ये सब चीज़ों पे मैं डालता हूँ तो बड़े विशुद्ध रूप में डालता हूँ, जैसे एज एन आर्ट फॉर्म। अच्छा। और प्रेमचंद का मैं एक कथन पढ़ रहा था तो उसमें कहा गया था कि कला का देखिए जो गहरा रूप है वो छिपाव है, दिखावा नहीं। अच्छा। समझ रहे हैं ना? तो कहीं ना कहीं मेरे लिए ये संगीत अब आध्यात्मिक चीज़ हो गई है। और जिस चीज़ को आप देख रहे हो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ वैसे ही, मतलब आपको अंदर से वैसा ही है। और उसमें हमेशा मुझे मार्केटिंग के बड़े टूल्स इस्तेमाल करने के लिए कहे जाते हैं जी। तो वहाँ ना साधना की जगह फिर मुझे लगता है कि मैं नकली हो रहा हूँ। अच्छा। मैं असली नहीं हो रहा हूँ। मार्केटिंग जैसे उसमें बड़े लुक पे फोकस करने कहा जाता है। फिर मैंने, और सच बताओ तो मैंने कुछ एक उसको ट्राई भी किया था, लेकिन फिर आत्मा ने गवाही नहीं दी कि यार मैं ये कर रहा हूँ, ये गलत कर रहा हूँ। वही तो मैं देख रहा था कि जो भी है लेखक या गायक यूट्यूब पे एक्टिव रहते हैं तभी तो हम उन्हें जान पाते हैं, और आप इतना अच्छा लिखते हैं, हमें दिखा नहीं। खैर अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं, अब फिर आपसे हम गाने भी सुनेंगे। कोरोना काल की बात करें तो हमें पता है कि सबके लिए नुकसानदायक रहा है, किसी के लिए खुद को जानने का बेहतर समय भी रहा है। आप कैसे देखते हैं कोरोना काल को? जी, मेरे लिए एक चीज़, जैसे भगवान के दया से आर्थिक रूप से मुझे किसी वैसे बुरे चीज़ का सामना नहीं करना पड़ा। वो किसी के लिए भी अच्छा काल नहीं था। अगर वो कोई कहता है कि वो काल किसी को फ़ायदा पहुंचा रहा था तो वो बहुत गलत है। लेकिन देखिए उस काल ने मानव सभ्यता के बारे में एक बहुत पॉजिटिव चीज़ सामने रखी कि वैसे समय, अभी कोरोना को गुजरे हुए कितना साल हुआ है? ज़्यादा दिन हुआ, 2 साल हुए हैं। 21 में दूसरा विवाह आ गया जी। अभी भी थोड़ा बहुत चल ही रहा है। हाँ, कहीं कहीं है। लेकिन मानव की क्षमता देखिए कि उसने इतनी जल्दी भुला करके उतनी भयानक चीज़, विश्व युद्ध से ज़्यादा लोग मारे गए उसमें। बिल्कुल। दोनों विश्व युद्ध के आंकड़ों से ज़्यादा एक साल के अंदर बने हो। कोई बायसी विभीषिका नहीं है कि जिसको आसानी से भुलाया जा सके, इतनी बड़ी विभीषिका है। लेकिन आज आप दिल्ली के सड़कों पे जाइए, आपको क्या लगता है कि वो उस चीज़ की याद, मतलब लोगों के अंदर अगर समाती? तो मैंने एक चीज़ उसमें ये सीखी कि आदमी की याद रखने से ज़्यादा महत्वपूर्ण उसके जीवन के लिए ना उसके भूलने की क्षमता बहुत अहम है। अगर उस चीज़ को भूलता नहीं इंसान तो आगे नहीं बढ़ पाता। ये मुझे उससे पॉजिटिव ये मुझे लगा कि मानव एक तो कितना मतलब शक्तिशाली है कि इतनी बड़ी विभीषिका इतनी जल्दी उसके ऊपर उसने मतलब हावी। अब मुझे लगता है जैसे दिल्ली उस समय रोना आता था अगर मैं यहाँ चला जाता था कैंप। अच्छा। इतना वीराना, इतना सन्नाटा लगता था यार, आंखों में आंसू आ जाते थे कि यार ये इतना गुलजार रहा करता था जी, और ये ऐसा हो गया। लेकिन आज मैं जाता था फिर वही 4 साल पहले जैसा। एक पास का एक कथन है, मैं घास उतरे हर किए पे उग जाऊंगा। अच्छा। तो मानव की वही है, मानव घास की तरह, तूफान काहे कुछ हो उसको फिर से मैं घास उतरे हर किए पे उग जाएगा। शायद वैसा नेचर ही है इंसान का। उसने नियति को ठेंगा दिखा दिया उसे। अच्छा। कि तुम मुझे चैलेंज करो, मैं तुम पे हावी हूँ। बिल्कुल। वही मैं घास हूँ, मैं तुम्हारे हर किए पे उग जाऊँ। ठीक है। और आपने 2 गाना की अभी चर्चा करा, एक तो आपने अपनी प्रेमिका के लिए लिखा था और दूसरा जो आपके जो साथी थे जिनका उन्होंने सुसाइड कर लिया, आप वो गाना जरा सा सुनाइए। जी जी जी। वो मतलब मुझे जैसे मेरे यहाँ पानी पहुँचाया करता था, सही है, किसी न kiसी रूप में तो साथी था जी। रा 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 रा। ये शहर सो रहा है, आदमी रो रहा है। ये शहर सो रहा है, आदमी रो रहा है। देखो गम खुशी पे हावी हो रहा है। देखो गम खुशी पे हावी हो रहा है। ये शहर सो रहा है, आदमी रो रहा है। जिंदगी लड़ रही है, लड़ते लड़ते थक रही है।
जिंदगी लड़ रही है, लड़ते लड़ते थक रही है। आलम ये है देखो, मौत जिंदगी से अच्छी लग रही है। आलम ये है देखो, मौत जिंदगी से अच्छी लग रही है। ये शहर सो रहा है आदमी, रो रहा है। आपने जो ये गाना गाया, कहीं ना कहीं मैं इस गाने को अपने आप से रिलेट कर रहा हूँ। हालांकि मुझे लगता है कि जो भी इंसान है, कहीं ना कहीं ये जो गाना में दर्द है या सच्चाई है, उनको सामना करना है। हमने आपके जीवन पे बात करा, आपकी किताबों पे, आपके संगीतों पे। मैं चाहता हूँ कि आपके माता पिता या बहन भाई जो भी है, उन पे एक चर्चा हो जाए। क्या आपने कभी अपने माता पिता या फैमिली के किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ लिखा या गाया है? तो वो बताएं आप। जी, मैंने अपनी माँ के ऊपर एक वो लिखा था, लेकिन वो मैंने उसको म्यूज़िक पे ढाला है। अच्छा जी, वो कविता किसी और की है, लेकिन वो मतलब मैंने उसको म्यूज़िक में ढाला था। कोई ना, आप वो भी सुना। 2 लाइन मतलब मुझे याद है उसकी, मतलब पूरी तो याद नहीं है, लेकिन हाँ, आपने सही कहा, मैं माँ पे ज़रूर लिखना चाहता हूँ। बिल्कुल। कितनी प्यारी कितनी सच्ची माँ तू है, कितनी अच्छी कितनी प्यारी कितनी सच्ची माँ तू है, कितनी अच्छी माँ। तेरे कदमों के नीचे जन्नत है, तेरे लिए ही तो माँ ये कुदरत है। तुझसे ही घर में तो मेरी बरकत है। कितनी प्यारी कितनी सच्ची माँ तू है, कितनी अच्छी कितनी प्यारी कितनी सच्ची माँ तू है, कितनी अच्छी। ये मेरी लिरिक्स नहीं है, मैंने कुछ इसमें अभी अपना ऐड ऑन जरूर कर दिया, लेकिन ये मुझे याद नहीं है एक्चुअली। लेकिन ये संगीत मेरा है। बिल्कुल। मैंने इसको कविता को कहीं पढ़ा था, तो मतलब मैंने उसको लगभग बातें हो गई। बातें तो हम लोग काफ़ी लंबे समय तक कर सकते हैं। जी जी। लास्ट में अगर आप कुछ ऐसा लिखा है आपने, वो आप अगर सुनाना चाहते हैं या कुछ आप बोलना चाहते हैं, तो वो आप ज़रूर प्रकट करें। जी, अभी जो वर्तमान स्थिति हमारे देश की चल रही है ना जी, तो ये एक प्रेयर है, एक जगजीत सिंह की और निदा फाजली की लिरिक्स है, तो एक तरह से प्रार्थना है ये जी जो मैं ये मतलब इसको करके एंड करना चाहूँगा। जी। गरज बरस प्यासी धरती पर, फिर पानी दे मौला। गरज बरस प्यासी धरती पर, फिर पानी दे मौला। चिड़ियों को दाने बच्चों को, चिड़ियों को दाने बच्चों को, गुड़ धानी दे मौला। गरज बरस प्यासी धरती पर, फिर पानी दे मौला। 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहाँ होता है। सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। चिड़ियों को दाने बच्चों को, गुरधानी दे मौला। गरज बरस प्यासी
धरती पर फिर पानी दे मौला। तेरे होते कोई किसी की जान का दुश्मन क्यों हो। तेरे होते कोई किसी की जान का दुश्मन क्यों हो। जीने वालों को मरने की आसानी दे मौला। चिड़ियों को दाने बच्चों को गुड़धानी दे मौला। गरज बरस प्यासी धरती पर, गरज बरस प्यासी धरती पर, गरज बरस प्यासी धरती पर फिर पानी दे मौला। बहुत ही सुंदर, शानदार है। हमें लगता है कि आप जो लिखते हैं या गाते हैं वो सभी लोगों के बीच आना चाहिए। काफ़ी शानदार लिखते हैं आप, थैंक यू, और इससे समाज का कहीं ना कहीं भला होने वाला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपसे मिलकर अच्छा लगा, आप आए हमारे प्रोग्राम में, आपका इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा और आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि चलो आप बिल्कुल बिठा करके मुझे इतना समय दे सकते हो। आई एम रियली ग्रेटफुल। मैं हृदय से मैं कृतज्ञता बिल्कुल, आप लोगों के प्रति ज्ञापित करना चाहूँगा। बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों, आज की हमारी बातचीत यहीं समाप्त होती है। फिर मिलते हैं हम अगले सप्ताह किसी नई किताब और किसी नए लेखक के साथ। धन्यवाद।